Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. आज का जो आप पीछे टॉपिक पढ़ पा रहे हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आज आपको मालूम है हम किंगडम एनिमिलिया पूरा कर चुके हैं। हमने किंगडम एनिमिलिया एट द लेंथ एंड ब्रेथ कंप्लीट किया है, राइट। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है किंगडम एनिमिलिया की जो हमने छोड़ी होगी। वी डिस्कस्ड फ्रॉम एव्स टू वी डिस्कस्ड फ्रॉम रेप्टाइल, हमने उनके अलग अलग ऑर्डर्स, फाइलम्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से लेके हमने कंजर्वेशनिस्ट से लेके जितनी चीज़ें आप सोच सकते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट से लेके कंफ्यूजिंग फैक्ट से लेके कॉमनली कंफ्यूज्ड एनिमल से लेके भी हैव डन एवरीथिंग, राइट। हमने पूरा डिटेल में किया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज हम करने वाले हैं 60 इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी हैं कि आप IGKO के एग्जामिनेशन में जब आप बात करते हैं तो आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा। कितना भी हम थ्योरी पढ़ लें, समझ लें, अगर हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में उस टाइम पे हमें क्लिक नहीं कर रहा है तो नथिंग विल हेल्प अस, राइट। तो ये हमारी प्रैक्टिस सेशंस भी हैं, ये हमारे MCQs भी हैं, ये मॉक भी मान सकते हैं आप। सो वी आर डूइंग ऑल इन वन काइंड ऑफ अ थिंग। हम जैसे आपको मालूम है ना, मैग्नेट ब्रेन्स में जब हम पढ़ाई करते हैं तो आपको कोई पैकेज परचेज नहीं करना, आपको कोई भी फीस नहीं देनी, कुछ भी नहीं करना आपको, राइट। क्या करना होता है, पढ़ाई करनी होती है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होती है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी होती है, एंड दिस इज अबाउट इट, राइट। तो फटाफट अपन आ जाते हैं, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अपन कर लेते हैं अपने MCQs। ये अपने कॉन्सेप्ट का हिस्सा है, राइट। हम करंट अफेयर्स करते हैं, GK करते हैं, उसके साथ ये हमारे कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये हमारे किंगडम एनिमिलिया में, और किंगडम जो हमने प्लांटे किया था उसका सेकंड पार्ट है, वो सेकंड किंगडम एनिमिलिया, उसके बाद आएगा एनवायरनमेंट। तो हम इससे पहले ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं। ये चीज़ हम बचपन से सुनते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि भाई दुनिया में सबसे बड़ा जो पक्षी है वो कौन सा है। इसमें हम अक्सर बात करते हैं ये नॉन फ्लाइंग पक्षी है, इसका जो अंडा होता है वो भी बहुत बड़ा होता है ना। इसके बारे में हम दुनिया भर की चीज़ें हमेशा बोलते करते हैं, दैट यू नो द एग इज एज बिग एज, किसका एग, ऑस्ट्रिच का एग। तो यहाँ पे बात किस पक्षी की हो रही है जो बहुत बड़ा है, यहाँ पे बात हो रही है ऑस्ट्रिच की। ये भी जो है ईमू, एल्बाट्रॉस, साइबेरियन क्रेन, दीज आर ऑल्सो वेरी बिग बर्ड्स, बट ऑस्ट्रिच तो अपने आप में ऑस्ट्रिच है ना, ऑस्ट्रिच की बात ही अलग है। तो यहाँ पे पहला नाम जो है वो है ऑस्ट्रिच, ठीक है। दूसरा सवाल जो है वो आ गया इन भाई साहब के बारे में। ये जो है ये कौन है, ये डायनासोर है, इनके बारे में अपन जानते हैं, डायनो। और ये कितने सालों से एक्सटिंक्ट है, बात यह है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव द डायनासोर बीइंग एक्सटिंक्ट। अब ये है कि इनके बारे में एक बात बोली जाती है, आपको मालूम है बड़े सालों तक, बड़े मिलियन ऑफ ईयर्स तक इनका एक छत्र राज रहा अर्थ पे, ये हम जानते हैं, राइट। जब ये थे तब कोई भी नहीं था, और जब ये थे तब शायद कोई हो भी नहीं सकता था। मतलब आप और हम होते तो आपने जुरासिक पार्क देखे ना, स्पीलबर्ग की, कि क्या हालत हुई थी जब ह्यूमन इंटरफेस के साथ इनका रहना हुआ था, राइट। तो जब ये थे तब हम नहीं थे, जब हम हैं तो ये नहीं है, मतलब ये इनकी हमारी साठगांठ बैठती नहीं है। लेकिन बहरहाल बात ये हो रही है कि कितने सालों पहले ये लुप्त हो गए। अब बहुत सालों तक इनका एक छत्र राज रहा, फिर जो अर्थ की कंडीशंस चेंज हुई, जो बहुत सारे जो परिवर्तन आए, उसके बाद ये एक्सटिंक्ट हो गए। अब इसको पता कैसे चलता है कि एग्जिस्ट करते थे, हमें पता चलता है फॉसिल से। बहुत सारे इनके फॉसिल मिले हैं जिससे पता चलता है कि एग्जिस्ट करते थे। बहुत सारी इनकी प्रजातियां थी जो एग्जिस्ट करती थी, हमें वो भी पता है, जैसे ये टीरेक्स है ना, ये करते थे, और भी थे। अब इसमें क्या होता है, जब फॉसिल होती है तो फॉसिल की एज जो है वो उसकी डेटिंग की जाती है, और आपको पता चलता है कि कितने सालों पुराना फॉसिल है, राइट। ये सिंपल सा फंडा है। अब इसके एक फॉसिल मिला है, आपको मालूम होगा, अभी बहुत न्यूज़ में भी था, धार मध्य प्रदेश में मिला है, एग मिला है, और पहली बार इस तरह का एग मिला है। उसकी एक खासियत है, क्या खासियत है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है। आपके करंट अफेयर्स का हिस्सा है, मैंने पढ़ाया भी है। अब ये पॉइंट अलग हो गया। अब अपन ये बात कर लेते हैं कि जब इनकी डेटिंग होती है तो क्या होता है कि एज आप निकालते हैं कि भाई कितने कितने साल पुराना जो फॉसिल है वो मिला है। कुछ फॉसिल जो होंगे वो आपको 100 साल पुराने होंगे, 100 मिलियन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जब मैं नंबर्स लूंगी ना तो उनको मिलियन ऐड कर देना उनके साथ, जैसे 100 मिलियन ईयर्स पुराने होंगे, कुछ होंगे जो 75 मिलियन ईयर्स पुराने होंगे, राइट। लेकिन हमें जो लेटेस्ट फॉसिल मिला है, मतलब उसके बाद का, इसके बाद का फॉसिल हमें नहीं मिला, तो हम मान रहे हैं कि सबसे न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ फॉसिल जो है वो यही है, और इसके बाद कोई भी फॉसिल दोबारा नहीं मिला हमको। तो वो जो लेटेस्ट फॉसिल की एज है वो बताई जा रही है 65 से 66 मिलियन ईयर्स। तो हमें क्या पता चलता है उससे कि उस टाइम के बाद डायनासोर्स लुप्त हो गए, उसके बाद वो एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि उसके बाद का पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई भी फॉसिल हमें नहीं मिला है। जो सबसे आखिरी फॉसिल हमें मिला था, जो सबसे आखिरी डेट हमें मिली थी जिस फॉसिल की, वो थी 65 मिलियन ईयर्स अगो। सो हम ये मान सकते हैं कि 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर जो है पूरी तरह से लुप्त हो गए।
अब डार्विन फिंचेस रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ, अब मैं बता दूं डार्विन फिंचेस, चार्ल्स डार्विन से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डार्विन फिंचेस एक तरह की बर्ड है, 18 पेसरीन बर्ड्स में से एक है, और ये जैसे मैंने कहा कि बर्ड है तो ये बर्ड है, ठीक है, 18 पेसरीन बर्ड्स में से एक है ये, और अपनी बीक्स के लिए बहुत फेमस है ये। इनकी जो बीक होती है बहुत अलग सी, टिपिकल सी होती है, सो दे आर वेरी फेमस फॉर देयर बीक। Which among the following is the largest mammal? अब इसमें देखिए लार्जेस्ट मैमल की जहाँ बात आ रही है तो ऑफकोर्स आपको लग रहा होगा कि वेल और डायनासोर दो ही हैं। डायनासोरस तो इसमें से कहीं आते ही नहीं है, काउंटिंग में ही बाहर हो गए जब हमने डायनासोर और वेल लिख दिया तो, ठीक है। सेम विद एलिफेंट, एलिफेंट तो मतलब वेल जो है उसमें 33 एलिफेंट्स आ जाए इतना के बराबर होता है, तो ये तो बेचारे भाई साहब इनकी कोई बिसात ही नहीं है इनके सामने, ठीक है। डायनासोर हमें जरूर लग सकता है कि डायनासोर और वेल में से कौन बड़ा था, लेकिन आपको मैं बता दूं एक आश्चर्यजनक बात कि लोगों को लगता है कि डायनासोर दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी था, है ना। डायनासोर, मैमथ, हमें लगता है उस जमाने में जो जीव थे वो बहुत बड़े होते थे, उनके आकार बहुत बड़े होते थे, वो सबसे बड़े थे। लेकिन आपको एक बात जान के हैरानी भी होगी, थोड़ी खुशी भी होगी कि सबसे बड़ा जो जीव था वो आज भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, और वो हमेशा से ब्लू व्हेल थी, ठीक है, हमेशा से ब्लू व्हेल थी। और ब्लू व्हेल की आप हाइट मान लीजिए औसतन तो 98 फीट के आसपास इनकी लंबाई होती है, जो डायनासोर से काफ़ी बड़ी है, और हमेशा से, नॉट जस्ट टुडे, इट वाज ऑलवेज द बिगेस्ट एनिमल ऑन द प्लैनेट ऑफ अर्थ, ठीक है। नाउ विच पार्ट बिकम्स मॉडिफाइड एज अ टस्क ऑफ एलिफेंट? जब हम बात करते हैं टस्क ऑफ एलिफेंट तो टस्क मतलब क्या, ये दांत, ठीक है, मतलब क्या, जैसे बोला जाता है ना हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं, तो ये जो दिखाने वाले दांत होते हैं जिनसे आइवरी बनती है और जिसकी वजह से बहुत बड़ी तस्करी होती है और जिसकी वजह से एनिमल ट्रैफिकिंग में बहुत ज़्यादा जो हाथियों की हत्याएं होती थी पहले, उसकी वजह से सबसे बड़ी कारण जो था वो उनका टस्क हुआ करता था, ठीक है। तो ये टस्क जो है बेसिकली उनकी, आपने जब मैंने आपको किंगडम प्लांटिए पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था मॉडिफाइड रूट्स एंड मॉडिफाइड स्टेम्स के बारे में, राइट। तो उसमें अभी मैं इसलिए बता रही हूँ किंगडम प्लांटिए आपको एक्सक्यूज मी, क्योंकि मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है कि जो एक उसका रोल है स्पेसिफिक, उसके अलावा कोई एडिशनल रोल, जब वो स्पेशलाइज्ड रोल ले लेता है तब हम उसको मॉडिफाइड बोलते हैं। वैसे ही हम ऑर्गन्स की बात कर ले सकते हैं। तो मॉडिफाइड जो है यहाँ पे बेसिकली मॉडिफाइड टूथ है ये, ठीक है, मॉडिफाइड टूथ है ये, तो हम समझ गए, ठीक है। और उसमें से कौन से टूथ है ये, सेकंड इंसाइजर्स, मतलब हमारे ये जो बनी टीथ है ना, आगे के जो बनी टीथ हैं जो कटिंग के काम आते हैं, वो इनके जो बनी टीथ हैं वो इनकी टस्क का रूप ले लेते हैं, ठीक है। सो आंसर इज सेकंड इंसाइजर्स। Which of the following is a warm blooded animal? इसमें से कौन सा जो है वो warm blooded animal है? इसमें से मैं आपको बता दूं, एक तो डॉल्फिन्स भी warm blooded animal होती हैं, ठीक है, डॉल्फिन्स होती हैं, हम ह्यूमंस होते हैं, और बेसिकली मतलब क्या होता है, हम अपना बॉडी टेम्परेचर खुद रेगुलेट कर लेते हैं। हमारे साथ वो वाला चक्कर नहीं होता कि हम अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पा रहे। सो वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल, सीधे सीधी भाषा में हम वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। और इसमें वेल्स आती हैं, और ये सारी मैं आपको बता दूं, ये जिनका मैंने नाम लिया वो आते हैं कॉर्डेटा में, फाइला जो है इनका कॉर्डेटा है। ऑलराइट, सो द आंसर इज वे ए, वेल्स। नाउ सिरिंग्स जब आपको मैंने पढ़ाया था तो आपको याद होगा मैंने एव्स में आपको सिरिंग्स पढ़ाया था, ठीक है, मैंने आपको एव्स में सिरिंग्स पढ़ाया था। और मैं आपको बता दूं कि सिरिंग्स जो होती हैं वो विंड पाइप के नीचे होता है, इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं या वोकल बॉक्स बोलते हैं। और ये किसमें पाया जाता है, जैसे मैंने आपको बता दिया एव्स, और एव्स किसको बोला जाता है ये आप जानते हैं, बर्ड्स को, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका सी, बर्ड्स। नाउ ओ, Which phenomena do bats or dolphin use to find prey, predators and obstacles? और मैं आपको एक बात बता दूं, जब ये मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बातें पढ़ाई थी, जब डॉल्फिन के बारे में भी पढ़ाया था मैंने आपको और बैट्स के बारे में भी पढ़ाया था कि वो बेसिकली साउंड वेव के थ्रू अपने प्रेडेटर्स या प्रे को देखते हैं। जब साउंड वेव जो है वो रिट्रैक्ट बैक होती हैं तो उससे वो पकड़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेसिकली इको लोकेशन। डी, इसमें बैट्स एंड डॉल्फिन्स इसको यूज करती हैं अपने प्रेज या प्रेडेटर्स को फाइंड आउट करने के लिए। Which one of the following is the smallest bird? ये सबसे छोटी बर्ड कौन सी है, ये मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एनिमल्स आपको पढ़ाए थे, तब मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि ये अपने बर्ड्स के जो विंग्स हैं ये लगातार फ्लैप करती रहती है, लाइक फड़ 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 करते रहती हैं। इस वजह से क्या कि ये थोड़ा सा इनका जो वेट है ना वो बहुत ही कम होता है, लाइक हार्डली 2 ग्राम की होती है और छोटी सी होती है, इतनी सी बर्ड होती है ये। और ये कौन सी बर्ड होती है बताइए, ये होती है अपनी हमिंग बर्ड। देखिए इसकी जो पिक्चर है वो भी आपको विंग्स जो इसके फ्लैप करते हुए दिख रही है।
The project Snow Leopard to conserve the endangered species launched by the Union Ministry of Environment and Forest covers the state of, ये 2009 में ये योजना परियोजना जो है शुरू की गई थी, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, इसमें स्नो लेपर्ड जो है, जो कि आपको मालूम है कि एंडेंजर्ड प्रजाति है, ठीक है, और कहाँ पाई जाती है, ऑफकोर्स स्नोई एरियाज में पाई जाती है, हिमालय की तराई में पाई जाती है ज़्यादा। उनको सेफगार्ड करने की बात हो रही थी, उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उसको बचाने की बात हो रही थी। और आप रीजन अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप इंडिया का जब मैप अपने दिमाग में बनाइए एक, तो आपको रियलाइज़ होगा कि पूरे जो कश्मीर का जो एरिया था, कश्मीर के एरिया से अगर आप लेते हुए नीचे जाएंगे तो पूरा साइड का जो ईस्टर्न है, ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, पूरा वो जो हिमालय की तराई का एरिया है, शिवालिक रेंजेस वगैरह से लेते हुए आप उस साइड जाएंगे अरुणाचल प्रदेश तक का, वहाँ का जो पूरा एरिया है वो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब बेसिकली जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ गिरती है, हमारे यहाँ ठंडे इलाके माने जाते हैं। तो इसमें जितने स्टेट हैं, इसमें आप 5 स्टेट इसके अंदर कवर किए गए हैं, उसमें से बाकी आप नाम बढ़ेंगे तो आपको 3-4 स्टेट ही दिख रहे हैं। ये लास्ट वाला जो है जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, ये इसका है, और ये ही इसका सही आंसर है डी। ये सब कुछ स्नो लेपर्ड के जो प्रोजेक्ट लेपर्ड है उसके अंदर आता है। इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, मैं आपको बता दूं, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया का, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया की जब बात होती है तो अक्सर लोग उसको डुगोंग या फिर सी काऊ बोलते हैं, लेकिन वो सी काऊ नहीं है। बेसिकली ये एक तरह की, ये आपको गंगा ब्रह्मपुत्र बेसन में, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में मिलता है, रिवर सिस्टम में आपको मिलेगी। और ये मिलती है आपको, और भी नदियाँ इसमें आ जाती हैं, पर बेसिक जो, जैसे आपको मालूम ना हिमालयन रिवर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, तो हिमालयन रिवर्स में रिवर सिस्टम होते हैं, उसमें गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में आपको ये मिलेगी। और इसमें से आप नाम लिख सकते हैं कंट्रीज जो है इंडिया, नेपाल और भूटान में। और बात हो रही है फ्रेश वाटर गंगा डॉल्फिन की, ठीक है, गंगा डॉल्फिन है ये हमारी गंगा डॉल्फिन कहा जाता है, गंगा रिवर डॉल्फिन कहा जाता है इसको, ठीक है। ये हमारी इक्वेटिक, ये हमारी इक्वेटिक एनिमल है, नेशनल इक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स द फिगर ऑफ विच आर फाउंड इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया जिसकी बात हो रही है, क्या होता है हमारा स्टेट एम्बलम, आपको मालूम है लायन कैपिटल। लायन कैपिटल किससे लिया गया है, अशोक के लायन कैपिटल से, जो कि सारनाथ में है, राइट। अभी इसके ऊपर एक बहुत सारी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में अभी अभी अनावरण किया है प्रधानमंत्री ने जो कि नया लायन स्टैच्यू, जो कि लायन एम्बलम है, उसका अनावरण किया है। और उस पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, क्योंकि उसमें उसका जो चेहरा है वो बहुत अलग से दिखाया गया है ना। उसमें दांत दिखाए गए हैं सिंह के, जो कि पहले नहीं दिखाए गए थे। तो इसमें बताया गया है अलग अलग लोगों का अलग अलग मतभेद है, इस बात को लेके काफ़ी मतभेद है और काफ़ी लोगों की तकरार चल रही है। कई लोगों का कहना है कि आपने बिल्कुल जो अपना नेशनल एम्बलम है उसके साथ आपने छेड़छाड़ की है। दूसरों का कहना है कि क्योंकि शेर दहाड़ सकते हैं इसलिए वो दहाड़ती हुई मुद्रा में दिखाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चर्चा है, ये आप देखिएगा जाके। अभी बात ये हो रही है कि हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसमें मालूम है आपको 4 सिंह हैं, जो कि 4 दिशाओं की तरफ खड़े हैं, 4 दिशाओं की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं। हमें 3 नजर आते हैं, चौथा नहीं आता क्योंकि वो पीछे है, राइट। अब वो जिस उस पे है पेडिस्टल पे, बीच में अशोक चक्र है और अशोक चक्र के साइड में 2 जानवर बने हुए हैं। वो जानवर कोई प्रतीक है किसी चीज़ का, वो आपको मुझे बताना है। इसके लिए आप नेशनल एम्बलम अपना खोलिए, आप देखिए और आप मुझे बताइए क्या है ये। आपको अपने घर में सिक्के वगैरह अगर पुराने होंगे तो आपको पुराने अगर सिक्के होंगे 1 रुपए के तो उसमें आपको दिख जाएगा। उसमें अगर पीछे पलट के देखेंगे आप तो हमारा नेशनल एम्बलम बना हुआ है, उसमें आपको दिखाई दे जाएगा। नेशनल एम्बलम के नीचे हमारा मोटो क्या है, सत्यमेव जयते, वो भी आपको लिखा हुआ दिखेगा। अभी मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। इसमें 2 जो जानवर बने हुए हैं, 2 जो पशु बने हुए हैं, एक तरफ है घोड़ा जो कि गैलपिंग हॉर्स है और एक साइड पे है बुल। गैलपिंग हॉर्स मतलब क्या बताता है, दिखाता है स्फूर्ति को बताता है, स्विफ्टनेस दर्शाता है और स्पीड को बताता है, लाइक प्रगति को बताता है। और बुल दिखाता है हार्डवर्क को, स्ट्रेंथ को, लेबर को, ठीक है। तो दोनों जो बने हुए हैं वो है हॉर्स एंड बुल। एक बारी अपने आप खुद भी देखिएगा। ऑलराइट, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। इनमें से आपको फॉलोइंग पेयर जो है वो कंसिडर करने हैं। आपको बताना है ओरंगटून मलेशिया, माउंटेन गोरिल्ला रवांडा, चिंपैंजी मोरक्को। चिंपैंजी जो है बेसिकली सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका में पाया जाता है ज़्यादा।
अब ये जब मैंने आपको कॉन्जर्वेशनिस्ट पढ़ाए थे, जब मैंने आपको सारे कॉन्जर्वेशनिस्ट पढ़ाए थे, वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशनिस्ट, तब मैंने आपको बताया था और मैंने आपको बोला था कि दो हमने कॉन्जर्वेशनिस्ट पढ़े थे जिन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी जो है जो प्राइमेटोलॉजिस्ट थे उनके बारे में हमने पढ़ा था, और दो लेडीज़ थी वो जिनके बारे में मैंने पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि उनमें से उन्होंने पूरा अपना जो जीवन है वो प्राइमेट्स को स्टडी करने में उन्होंने लगा दिया है। उसमें से एक नाम था डायना फॉसी का, जिन्होंने ओरंगुटन के ऊपर स्टडी किया था, बहुत लंबा, और एक और जो थी उनका नाम आपको मुझे बताना है। अब इसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ कि चिंपैंजीज जो है बेसिकली मोरक्को में पाए जाते हैं, बाकी जो है ओरंगुटन और गोरिल्ला, ये जो है इनका जवाब सही है, ये रुवांडा में और मलेशिया में पाए जाते हैं। राइट अब आपको मुझे एक और बात बतानी है, एक चीज़ आपको मुझे ये समझाना है कि आपको मालूम है कि चिंपैंजीज अकेले ऐसे जानवर हैं जिनके साथ हम अगर अपनी बात करते हैं तो हमारी जेनेटिक सीक्वेंसिंग 98.7% ह्यूमंस के साथ 98.7% ह्यूमंस के साथ हमारी जेनेटिक सीक्वेंसिंग जो है वो चिंपैंजी की मिलती है। सी तो तभी कहते हैं ना कि इंसान का जो क्या बोलते हैं उसको, हमारे जो पूर्वज थे वो चिंपैंजी थे, बिल्कुल सही बात है। राइट तो इसका आंसर आपको मिल गया है, इसका आंसर है 1 and 2 ओनली, ओरंगुटन एंड रुवांडा। एशियाटिक वाइल्ड एस इज नेचुरली फाउंड इन, एशियाटिक वाइल्ड एस की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इनकी सेंचुरी है नेशनल सेंचुरी फॉर एशियाटिक वाइल्ड एस, जो कि है गुजरात में। तो इसका जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिल गया है कि ये है लिटिल रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। आंसर वुड बी ए। Which one among the following enzyme is unique in the alimentary canal of cattle? Alimentary canal of cattle, अगर हम काऊ की बात करते हैं तो उनका जो alimentary canal या उनका जो पेट है, अगर हम बात करते हैं तो 4 चेम्बर्स में बटा हुआ है, ये आपने पढ़ा था। उसमें से जो सबसे बड़ा पार्ट है वो र्यूमन होता है, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था। मैंने आपको उसी टाइम पे सेल्यूलेस भी पढ़ाया था कि सेल्यूलेस जो होता है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है जो कि हेल्प करता है उनको सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करने में, या किसी भी कैटल को सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करने में जो पार्ट आता है वो होता है सेल्यूलेस, और आंसर आपको पता है, इसका आंसर है ए, सेल्यूलेस। ठीक है। This animal fasts for about 8 months in the year and yet is active, gives birth and nurses its young while fasting. Name the animal. अब ये वो एनिमल हैं जो कि बहुत ठंडे प्रांतों में पाए जाते हैं, बहुत ठंडी जगहों पे रहते हैं। मैंने इनके बारे में आपको एक और बहुत अच्छी बात बताई थी कि इनके पैरों में एक खूबी होती है, इनके पैर जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये आप जाके पढ़िएगा, बिगनर लेवल के जो क्वेश्चंस थे उसमें आपको मिल जाएगा। इनके पैरों की खूबी होती है, वो क्या है, आप वो बिगनर लेवल में पढ़िएगा तो आप बताइएगा मुझे कि क्या है। ठीक है, ये काम थोड़ा बहुत तो आपको भी करना पड़ेगा ना, वो आप मुझे बताएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं जो इनको बर्फ में चलने में मदद करते हैं। लेकिन इनके बारे में एक और शोध किया गया है जिसमें बोला गया है कि इतने प्यारे, इतने गोलू मोलू से दिखते हैं ये, लेकिन हैं ये बड़े उदास, दुनिया के सबसे उदास प्रजातियों में से एक माने जाते हैं कि बहुत ही दुखी, बहुत ही उदास रहते हैं ये, और थोड़े से लेथार्जिक टाइप के भी होते हैं ये। अब इनको क्या है, इनका नाम क्या है, वो तो आप समझ ही गए होंगे, इतने सारे मैंने जो इनके बारे में बता दिया आपको, तो आप समझ गए हैं कि ये है पोलर बेयर। ये गोलू मोलू से जो पोलर बेयर है ये उनकी बात हो रही है। अब which of the following bird is the state bird of 3 Indian state? अब 3 इंडियन स्टेट्स की जब हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बर्ड है इसको इंडियन रोला कहते हैं या ब्लू जे कहते हैं, और ये किस किस स्टेट की बर्ड है। इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है उड़ीसा का, या इसको आप ओडिशा भी कह सकते हैं, राइट। दूसरा नाम आ जाता है तेलंगाना का, और तीसरा नाम आ जाता है आपका कर्नाटका का। ठीक है, तो इतने स्टेट्स की ये बर्ड है, स्टेट बर्ड्स हैं, और सब नाम है ब्लू जे। ऐसी दिखती है, सी प्रिटी ना। नाउ which of the following species does the male have mammary glands to feed milk to its young? ये जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था that it's the only mammal जो कि फ्लाई करता है, अकेला फ्लाइंग मैमल है दुनिया में। दूसरा, इसके अलावा जो उसकी आवाज़ होती है वो इतने हाई डेसिबल पे होती है, पिच पे, कि हम ह्यूमंस उसको सुन नहीं पाते। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि इको लोकेशन के थ्रू अपने प्रेडेटर्स या प्रे को पहचानता है। अब तो आप समझ गए होंगे, हमने जस्ट अभी पढ़ा है, राइट। और अकेला ऐसा मैमल है जिसकी एक प्रजाति है जो कि बेसिकली क्या करती है, जिसमें मेल्स अपने बच्चों को फीड करते हैं और वाइल्ड फ्लाइंग कर सकते हैं। और आप समझ चुके हैं कि हम बात कर रहे हैं डायक फ्रूट बैट की। ठीक है, डायक फ्रूट बैट की बात हो रही है। Now, for which one of the following snakes is a diet mainly composed of other snakes? इसमें से कौन सा वो स्नेक है जिसकी डाइट जो है मेनली कंपोज करती है अदर स्नेक्स की। अब इसमें बात हो रही है, ये एक ऐसा स्नेक है जो वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस स्नेक माना जाता है, वेनमस स्नेक माना जाता है पूरी दुनिया में।
और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, ब्लैक मैम्बा होता है, रैटल स्नेक होता है, वाइपर होता है, लेकिन इसका जो जहर का लेवल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। और ये क्या करता है मालूम है, इसका जो जहर होता है 2 बूंद भी अगर आप इसका वीनम लेते हैं और आप नॉर्मल ह्यूमन ब्लड में इसको मिलाते हैं, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, अगर मिलाते हैं तो क्या होता है, वो बेसिकली आपके ब्लड को थक्का कर देता है, मतलब जमा देता है, बिकॉज वो ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है आपके, और उसमें से हीमोग्लोबिन जो है वो पूरी तरह से नष्ट कर देता है, और वो खून जो है वो जमने लगता है, और जमने लगता है तो जाहिर सी बात है अगर खून जमने लगेगा तो यू विल डाई, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट सर्वाइव, राइट। अगर ब्लड सर्कुलेशन के उसमें से बाहर चला जाएगा, अगर थिक हो जाएगा तो सर्कुलेशन नहीं होगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। और विद इन 5 सेकेंड्स या आप कह सकते हैं 5 सेकेंड के अंदर वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, कहा जाता है। और ये जो है वो है किंग कोबरा, और किंग कोबरा बड़ा ख़तरनाक प्रजाति इस हिसाब से भी है कि ये दूसरे जो कोबराज हैं या दूसरे जो एनिमल्स हैं, या एनिमल्स तो ठीक है, रैट और माइस तो ये खा ही लेते हैं, या फ्रॉग्स भी खा लेते हैं, लेकिन ये दूसरे जो उनका स्टेपल डाइट है वो दूसरे स्नेक्स को खाते हैं। ये मतलब कौन से, आप छोटे जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं, नॉन वीनमस स्नेक होते हैं, उनको खा जाएंगे, या पाइथन्स को खाना इनको पसंद होता है, या इनफैक्ट छोटे जो कोबरा होंगे उनको भी खा लेते हैं। तो इनको बेसिकली दूसरे स्नेक्स को खाना, इनकी जो मेन डाइट है वो दूसरे स्नेक्स को खाना ये पसंद करते हैं। बट कई जगहों पे ऐसा भी देखा गया है कि जब इनको नॉर्मली खाना नहीं मिलता या स्नेक्स नहीं मिले तो कई जूलॉजिस्ट ने इनके ऊपर स्टडी की और कहा कि भाई ये रैट और माइस वगैरह भी खा लेते हैं। ठीक है, तो जवाब आपको मिल गया है किंग कोबरा। What was the name of the first cloned ship? अब मैं आपको बता दूं कि this was a Finnish Dorset, ठीक है, Finnish Dorset, जिनको Russian Institute of Scotland ने क्लोन किया था। स्कॉटलैंड में क्लोनिंग हुई थी, ठीक है। और इनका जो नाम था, ये एक शीप थी, और इनका जो नाम था वो था डॉली, राइट। तो इनको बेसिकली फिनिश डॉसेट थी, और रशियन इंस्टीट्यूट ने ऑफ स्कॉटलैंड ने इनको क्लोनिंग का इनका काम किया था। Which one among the following lays eggs and does not produce young ones directly? अच्छा, ये बता दूं, उससे पहले ये बता दूं मैं कि ये जो डॉली थी इनको बेसिकली एडल्ट सोमैटिक सेल से आपने वो किया था, क्लोन किया था, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं। इसमें ये बात जो हो रही है ये काफ़ी कुछ पॉक्यूपाइन टाइप के लगते हैं, लेकिन पॉक्यूपाइन है नहीं, ये क्विल कवर्ड है। इनके ऊपर ऐसे क्विल सी आपको फीलिंग आएगी, ऐसे क्विल कवर्ड है, ऐसे छोटी सी, ऐसा आपको लगेगा सुइयाँ जैसी निकली हुई हैं, ठीक है, जैसे पॉक्यूपाइन में होती हैं। और ये बेसिकली होते कौन है, मोनोट्रीम, ठीक है, मोनोट्रीम है ये क्विल कवर्ड मोनोट्रीम। और ये अपना जो इनका ऑर्डर है मोनोट्रोमेटा के आखिरी सदस्य हैं ये, ठीक है। और नाम है इनका एकिडना सी। दिख रहा है ना, काफी कुछ वैसे ही पॉक्यूपाइन टाइप का। सी कितने इसके वैसे वो एकदम शार्प से ऐसी काटे जैसी वो है। ये अपने इसके आखिरी वो हैं, और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ले करते हैं एग, और ये डायरेक्ट जो है ये यंग वन प्रोड्यूस नहीं करते। मैमल्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो कि एग ले करते हैं, राइट। और वो कौन से मैमल्स हैं वो एक बार आप देखिएगा पूरा वीडियो तो आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपन बात करने वाले हैं द रिलीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू पॉन्ड्स एंड वेल हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द मॉस्किटोज। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम मॉस्किटो अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो अगर हम उसको रिलीज कर दें पॉन्ड्स में या लेक में तो मॉस्किटो जो है सारे मर जाएंगे या सारे ख़त्म हो जाएंगे। किसको किया जाता है, तो आपको बता दूं मैं एक ऐसी फिश की प्रजाति है जो बेसिकली क्या करती है, उनका जो बेसिक प्रिय भोजन है, सबसे प्रिय भोजन है वो क्या है, वो मच्छरों का लार्वा जो है वो खाती हैं। और लार्वा बिल्कुल चट कर जाती है वो मच्छरों का, इसलिए वो मच्छरों की बहुत बड़ी दुश्मन है। लेकिन जहाँ पे भी रुका हुआ थमा हुआ पानी होता है वहाँ पे पॉन्ड्स में इनको छोड़ दिया जाता है और मच्छरों का सफाया अपने आप हो जाता है। और नाम हो रहा है किसका, गैम्बूजिया फिश का, जिसको मॉस्किटो फिश भी कहा जाता है, ठीक है। सो द आंसर इज सी। नाउ Which one among the following is not an ape? इनमें से कौन सा वो है जो कि एप नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हिंदी में जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं बेसिकली लंगूर या बंदर, दो चीज़ें हम बोलते हैं, राइट। अब होता क्या है कि अंग्रेज़ी में जब बोलने में फ़र्क आता है तो उसमें हम कई बार बोलते हैं मंकी एंड एप। अब हम समझते हैं कि मंकी एप एक ही चीज़ है, लेकिन इनमें बहुत टेक्निकल फ़र्क है। बेसिकली ये जैसे कि आपको मालूम है ना, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कंफ्यूजिंग एनिमल्स में, जब हमने पढ़ा था हेयर और रैबिट लोग एक ही समझते हैं, माइस और रैट एक ही समझते हैं, लेकिन ये है नहीं, राइट। ये आपको भी तो नहीं लगता ना ऐसा।
आपको अगर ऐसा लगता है तो आप पूरे जाके पहले पढ़िए वीडियो, जिसमें आपको मैंने कहा था कि कॉमनली कंफ्यूज्ड एनिमल्स, आपको डॉल्फिन और पोर्पोइन भी अलग अलग होते हैं ये भी पता चलेगा, पोर्पोइस भी अलग अलग होते हैं ये भी पता चलेगा, ठीक है। जैसे इसी तरह की चीज़ों में यहाँ पे ये वाली बात आ जाती है कि मंकी और एप भी बेसिकली अलग अलग होते हैं। सबसे बेसिक एक जो फ़र्क होता है उनमें वो होता है उनकी साइज़ का। दूसरा फ़र्क जो सबसे बड़ा होता है वो होता है पूँछ का, एक की पूँछ होती है एक की पूँछ नहीं होती। अब किसकी पूँछ होती है वो इस आंसर से आपको पता चल जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप, तो इसमें आंसर जो है वो है आपका लंगूर। लंगूर भाई साहब की पूँछ जो है, आप देखिए लंगूर जो है कई बार काले मुंह के भी होते हैं, कई बार लाल मुंह के भी होते हैं, तो बेसिकली लंगूर जो है वो एप नहीं है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि बेसिकली क्या डिफरेंस है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच फाइलम डू कैटल फिश बिलोंग्स टू, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने आपको पढ़ाया था कैटल फिश के बारे में, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो बेसिकली होते हैं मिलिस्का। कॉर्डेट तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते क्योंकि कॉर्डेट तो बहुत हायर होता है, ठीक है, तो है मिलिस्का ए। नाउ आइडेंटिफाई द रीजन दैट द फीमेल मॉस्किटो सक्स ब्लड। कभी सोचा है कि मच्छर खून क्यों पीता है हमारा? मच्छर हमारा खून पीता है, मच्छर हमें काट लेते हैं रात में, है ना, कई बार, और हमें ददोड़े पड़ जाते हैं एकदम। कई बार सोचा है कि मच्छर हमारा खून क्यों पीते हैं? और एक बार एक और चीज़ बताऊं मैं आपको, इसमें मच्छर जो होते हैं ना वो फीमेल मच्छर होते हैं। कभी ये सोचा है जेंडर क्या होता है उनका मच्छर का जो हमारा खून पी के चला गया या हमें काट के चला गया रात को? वो बेसिकली फीमेल मॉस्किटोज होती हैं। और आपको मालूम है मलेरिया भी फीमेल मॉस्किटो से फैलता है, ये तो हमने पढ़ा था एनफिलीस मॉस्किटो के बारे में, है ना। लेकिन वो जो मच्छर हमें रात में काटता है वो क्यों काटता है? बेसिकली उसको हमें काटने का कोई शौक नहीं है, उसको बेसिकली हमारा खून पीना होता है। और खून क्यों पीना होता है? क्योंकि वो फीमेल मॉस्किटो है। मेल जो है वो तो फ्लावर नेक्टर वगैरह से काम चला लेते हैं, लेकिन फीमेल मॉस्किटो को चाहिए होता है बेसिकली ब्लड में, जो हमारे ब्लड में जो पाया जाता है, जो कि क्या होता है प्रोटीन चाहिए होता है उनको अपने एग्स को। जब वो एग्स प्रोड्यूस करती हैं तो अपने एग्स के लिए उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है और इसलिए वो हमारा ब्लड सक करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टू रिप्रोड्यूस एग्स वो हमारा ब्लड सक करते हैं। तो आज के बाद अगर कोई मच्छर काटे आपको तो उसको भगाइए नहीं। ऑलराइट, सी हाउ मेनी किंगडम्स डिड विटेकर क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स। अब ये बात हो रही है कि विटेकर ने कितने उसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। जब सबसे पहले मैंने इसको आपको पढ़ाने की शुरुआत की थी, किंगडम एनिमिलिया या किंगडम प्लांटे मैंने पढ़ाया था, तब सबसे पहले बात जो थी वो यहीं से चालू हुई थी। आर.एन. विटेकर ने कितने उसमें क्लासिफाई किए हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो पेड़ पौधे कुछ भी आप ले लीजिए, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबको आप पकड़ लीजिए, सबको लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया गया था, अलग अलग किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया था, ठीक है। उसमें आप किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमिलिया सब कुछ आ जाता है। उसके अलावा कौन से आ जाते हैं? फंजाई या फंगी या मोनेरा और प्रोटेस्ट। तो 5 किंगडम्स में आपको क्लासिफाई किया गया था। इससे पहले जो क्लासिफिकेशंस थे वो भी थे, एरिस्टोटल का भी क्लासिफिकेशन था और भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी को माना जाता है, सबसे ज़्यादा जिसको आप कहते हैं कि एक्सेप्टेड आप क्लासिफिकेशन अगर कहते हैं तो इसी को माना जाता है। सबसे एडवांस्ड जो होता है किंगडम वो कौन सा? ऑफकोर्स किंगडम एनिमिलिया, जिसमें हम हैं और जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया है, तो मैंने आपको बता दिया है आंसर ऑलरेडी 5, जिसमें से हैं कौन से? मोनेरा, प्रोटेस्ट, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स। ऑलराइट, अब आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वर्टिब्रेट इज नॉट अ रेप्टाइल, इसमें से कौन सा वर्टिब्रेट है जो रेप्टाइल नहीं है? ठीक है, इसमें से आपको मैं बता दूं कि एक जो है वो रेप्टाइल नहीं है, और वो कौन सा है? वो इसलिए रेप्टाइल नहीं है क्योंकि वो कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा मतलब हायर उसका है, फाइला का है, और वो जो है वो नहीं है, वो नॉर्मली ठंडी जगहों पे पाया जाता है। इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी भी हैं, और इसके बारे में हमने एक इसकी सबसे बड़ी प्रजाति के बारे में पढ़ा था, एम्परर पेंगुइन के बारे में। सबसे छोटी जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, और आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ कि वो है पेंगुइन, ठीक है। नाउ अर्थवर्म एंड लीच टू अर्थवर्म एंड लीच बिलोंग टू विच फाइला कैटेगरी, इसमें से कौन सी फाइलम कैटेगरी को ये बिलोंग करते हैं? अब इसमें से मैं आपको एक बात बता दूं, सिंपल सी बात है कि जब हम ये बात करते हैं अर्थवर्म एंड लीच की, तो हम बात कर रहे हैं किनकी? हम सेगमेंटेड वर्म्स की बात कर रहे हैं, है ना। सेगमेंटेड वर्म्स मतलब जिनके सेगमेंट्स बटे हुए हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो जब हम सेगमेंटेड वर्म्स की बात कर रहे हैं तो अपने आप में हमें ये आंसर जो है इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं और सेगमेंटेड वर्म्स की बात कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल अपने आप ही क्लियर हो जाता है। सेगमेंटेड वर्म्स की हम जब भी बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं एनिलिड की, तो आंसर जो है वो है ए, एनिलिड। Which of the following belongs to the minor phylum? माइनर फाइलम जो है, फाइलम के मतलब उसका जो सब फाइलम है उसकी बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं इसका नाम है स्टेनोफोरा। जो माइनर फाइलम की बात हो रही है उसका नाम है स्टेनोफोरा, जिसका मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है जो कि 2 चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। स्टेनोफोरा जिसका मतलब है, एक का मतलब है कोम्ब या
या स्टेनोफोरा बोलते हैं कई लोग, वैसे कायदे से अगर मैं बोलूँ आपको तो इसको टेनोफोरा बोला जाता है, इसका सी जो है वो साइलेंट है, ठीक है। तो स्टेनोफोरा बोला जाता है, कई लोग बोलते हैं, जहाँ पे जैसे आजकल वो अमेरिका में चल गया ना कि आपको हर अल्फ़ाबेट जो है साइलेंट का कंसेप्ट नहीं है वहाँ पे, तो अमेरिका में या कई जगहों पे इसको स्टेनोफोरा बोला जाता है, लेकिन कायदे से ये टेनोफोरा है, ठीक है। तो अगर हम ब्रिटिश उसके हिसाब से चल रहे हैं तो हम इसको टेनोफोरा बोलेंगे, और वैसे ही ग्रीक वर्ड है तो बेटर है कि हम ब्रिटिश उस पर जाएँ, टेनोफोरा ही बोलते हैं। तो कोम या टेनो, ठीक है। और दूसरा मतलब होता है फोरा से मतलब होता है बेयरिंग, बेयरिंग, बेयरिंग का मतलब होता है ब्रिटिश में फोरा। तो इसका मतलब क्या आ गया, जिसमें कोम जैसी बेयरिंग हो जिसकी, उसको बोला जाता है टेनोफोरा। और नाम जो है आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम बात कर रहे हैं कोम जेली की, ठीक है। सो द आंसर इज ए, कोम जेली। सब फाइलम है टेनोफोरा। सेलेक्ट द एनिमल हैविंग वीनस हार्ट। वीनस हार्ट किसका होता है इनमें से, मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी मछली की प्रजाति है। नॉर्मली वीनस हार्ट जो होता है वो एम्फीबियस ऑफ फिश का ही होता है, और एक ऐसी मछली की प्रजाति है जिसको बहुत शौक से लोग कंज्यूम करते हैं खाने के लिए। एडिबल फिशेस के उसमें सबसे बड़ा नाम इसका माना जाता है, और इसमें 1 वेंट्रिकल, 1 राइट वेंट्रिकल, 1 राइट एट्रियम होता है, 1 राइट एट्रियम और 1 राइट वेंट्रिकल। और साइनस वेनेसिस कहा जाता है इसको, और इसकी ये बात हो रही है अभी किसकी, रोहू मछली की, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, 1 राइट एट्रियम, 1 राइट वेंट्रिकल और साइनस वेनेसिस। इन एस्केरिस, एस्केरिस बेसिकली क्या होता है, एस्केरिस एक तरह का पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होता है, नीमोटोड मोड में आ जाएगा ये, ठीक है। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है एक तरह का, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है एक तरह का, नीमोटोड कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, इसका जो मेसोडर्म होता है वो बेसिकली इसमें पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए हैं, पैरासिटिक वो है, मीसोडर्म है, नीमोटोड है सॉरी, और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, और मीसोडर्म जो है इसका प्रेजेंट होता है पैचेस में, ठीक है। तो आंसर इज सी। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन केसेस ऑफ बर्ड। अब आपको ये बता दूं मैं कि जो बर्ड्स के केसेस में जो मैंने आपको पढ़ाया था, एव्स, एव्स हम किसको बोलते हैं, बर्ड्स को। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि उनके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, ठीक है। इसमें से प्रेजेंस ऑफ स्केल्स जो है बिल्कुल होता है। इसमें मैंने आपको विंग्स और फेदर्स का जो फ़र्क है वो भी पढ़ाया था, आप एक बार जाके पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि विंग्स और फेदर्स में क्या फ़र्क है, वो एक ही चीज़ नहीं होती है, ठीक है। न्यूक्लिएटेड आरबीसीज हैं, ये भी सही है। हॉलो बोन्स, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है क्या, नहीं क्वेश्चनेबल नहीं है, इसलिए क्योंकि हॉलो बोन्स बर्ड्स में होती हैं। एक तो वो एरोडायनेमिज्म की अगर फिंडर की बात करते हैं तो उस हिसाब से उनकी बॉडी को लाइट करती हैं, जिस वजह से उनको फ्लाइट में आसानी होती है, ठीक है। और दूसरी बात होती है कि हॉलो बोन्स होती हैं तो इनमें जैसे रेस्पिरेशन तो ठीक है, रेस्पिरेशन तो अपन सभी लोग करते हैं ना, जितने भी जीव प्राणी हैं, मतलब ऑक्सीजन और CO2 का जो आदान प्रदान है वो होता है। तो ये जो गैसेस का जो सर्कुलेशन है होलो बोन्स की वजह से आसान हो जाता है, थोड़ा सा एड हो जाता है, एंड दैट इज हेल्पफुल फॉर देम। तो होलो बोन्स बर्ड्स की होती हैं, ठीक है, होती हैं। तो क्या चीज़ नहीं होती, एक चीज़ जो नहीं होती, अगर आपने बर्ड्स ऑफ प्रे भी देखी है, अगर आपने वल्चर, हॉक, ईगल भी देखी है, तो भी आप कभी ध्यान से देखिएगा कि बर्ड्स की बीक होती है, बर्ड्स की दांत नहीं होते, है ना, उनकी चोंच होती है, उनके दांत नहीं होते। आप ये फोटो भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए बर्ड्स के दांत नहीं होते। तो प्रेजेंस ऑफ टीथ, बेसिकली प्रेजेंस ऑफ टीथ, आंसर इज ए। नाउ द सिमेट्री एग्जिबिटेड इन निड्रियंस इज, निड्रियंस में कौन सी सिमेट्री होती है, निड्रियंस में बेसिकली सिमेट्री की जब बात करते हैं हम, तो हम रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं, ठीक है। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है मतलब एक सेंटर पॉइंट पे आप सीधी लाइन खींच दीजिए, कैसे बताऊं मैं, जैसे आपने सीधी लाइन खींची सेंटर पॉइंट पे, ठीक है, और इसमें आप ये मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म के सेंटर पॉइंट पे आपने सीधी लाइन खींच दी, और ये जो है आपने ऐसा ड्रॉ किया, तो इसका क्या मतलब हुआ है, थोड़ा सा सर्कल जो है मेरा गड़बड़ा गया है, पर इसको समझ जाओ, भावनाओं को समझो, ठीक है, भावनाओं को समझो कि आपने ऑर्गेनिज्म में सीधी लाइन ड्रॉ कर दी और इसके दोनों साइड पे आपको मिरर इमेज मिल रही है ना, ये इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है, तो मतलब आपको बेसिकली मिरर इमेज मिल रही है दोनों साइड पे, ठीक है।
तो ये होती है आपकी रेडियल सिमेट्री और ये पाई जाती है निड्रियंस में, ठीक है। इसमें एक और चीज़ जैसे वो बोला जाता है ना, व्हाट इज लाइक द हाफ एप्पल, व्हाट लुक्स लाइक हाफ एप्पल एंड यू से द अदर हाफ ऑफ द एप्पल, इट इज जस्ट लाइक दैट, व्हाट लुक्स लाइक द रेडियल सिमेट्री में एक साइड जो है वो दूसरे साइड की जैसा दिखता है, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो निड्रियंस में रेडियल सिमेट्री होती है, आंसर इज ए रेडियल सिमेट्री। ये रेडियल से समझ में आ रहा है ना, सर्कल का रेडियस उससे नाम बना है। अब सी एनिमल बिलोंग्स टू विच फाइलम, जब हम बात करें तो अगेन जब ये बात हो रही है तो ये निड्रा को ही बिलोंग करते हैं, निड्रा को बात करते हैं। और निड्रिया में जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली स्टिंगिंग कहते हैं एक तरह से इनको, ठीक है। इनको एक तरह से आप स्टिंगिंग भी बोलते हैं, स्टिंगिंग सेल भी कहा जाता है। ये आपको नॉर्मली जेली फिश वगैरह में भी मिल जाएगा, ठीक है। कौन जो जेली वो होती है उसमें भी आपको मिल जाएगा। और बेसिकली निड्रिया होता है, ये तो आपको पता चल ही गया है, ये आपको एक्वेटिक एनिमल्स में नॉर्मली मिलता है। और उसमें होता क्या है, रेडियल सिमेट्री होती है और जितने भी पार्ट्स होते हैं ना वो इक्वली रिसेप्टिव होते हैं, ठीक है। मतलब ये आपको बेसिकली उसमें भी मिल जाएगा, कोरल में भी मिल जाएगा आपको, कोरल जेलीज में भी। नाउ एक्सक्रीटरी सेल्स की जब बात करते हैं हम, फाउंड इन, बेसिकली कहाँ की बात हो रही है, एक्सक्रीटरी सेल्स दैट आर फाउंड इन प्लैटीहेल्मिन्थीज की बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, ये आप बात कर रहे हैं बहुत ही मतलब एक किडनी की तरह या फिल्टर की तरह काम करती है कि ये गंदगी जो है फिल्टर आउट करते हैं, ठीक है। ये सेल्स होते हैं, ये सेल्स होते हैं। जैसे इसमें आप बात कर सकते हैं रोटिफेरा की अगर आप बात करते हैं, ठीक है। तो आप इतने नीचे लेवल पे आप ये बात कर सकते हैं कि पहला डेजिग्नेटेड पूरा सिस्टम है जो कि एक्सक्रेटरी है, उस काम के लिए बना है। और इसमें आप ये बात कर सकते हैं कि ये काम बिल्कुल जैसे मैंने कहा किडनी के तौर पे करता है, जितनी भी गंदगी है उसको फिल्टर आउट करता है। और नाम क्या है इसका, नाम है इसका फ्लेम सेल्स। ऑलराइट, नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज सीन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इनमें से कौन से एनिमल में होता है। इसमें से मैं आपको बता दूं, इसमें दो चीज़ें होती हैं। इसमें एक तो ये चीज़ होती है कि हर्मोफ्रोडाइट्स पे होते हैं, इसमें बाइसेक्सुअल होता है, मतलब ये कई बार एसेक्सुअल होता है। और इसमें कई बार क्या होता है कि इसमें आप ये भी मान सकते हैं कि नहीं, हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं, ये ठीक है। इसके अलावा एक और बात होती है इसमें कि कई बार ये क्रॉस भी हो जाता है और कई बार सेल्फ फर्टिलाइज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो नाम है यहाँ पे वो आ जाता है लिवर फ्लूक का। अब नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवॉर्म्स आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन एज, नेफ्रीडिया जो होता है, अब जैसे कि आपको ई सेगमेंट है, इसमें हर पैर में आपको एक नेफ्रीडिया मिलेगा, ठीक है। ये बिल्कुल क्या काम करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल वही काम करते हैं जिसमें फ्लेम सेल्स काम करते हैं प्लेनेरिया का। मतलब ये बेसिकली एक्सक्रीटरी काम करते हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है इसका, ठीक है। जैसे गिल्स तो आपको मालूम है कि किस काम आते हैं, सांस लेने के काम आते हैं। ट्रैकिया भी आपको मालूम है किस काम आता है। जिसकी बात कर रहे हैं आप, नेमेटोप्लास्ट की अगर आप बात करते हैं तो ये फूड उसके बाद काम आता है, फूड प्रोसेसिंग वगैरह के काम आता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है फंक्शन। तो बेसिकली काम जो हो रहा है वो है फ्लेम सेल का प्लेनेरिया में। इसमें से एक और चीज़ है, नेमेटोब्लास्ट जो है बेसिकली आपका इसका भी काम करता है, लोकोमोशन का भी काम करता है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज अ ट्रू क्लोएम, इसमें से बात कर लेते हैं अपन। इसको बोलते हैं क्या है, क्लोएमेट बोलते हैं इसको। और ये काहे में काम करता है इसके अगर आप बात करते हैं तो उसमें बेसिकली जो क्लोएम होता है इसका, इट इज़ फिल्ड विथ लाइक अ मिल्की वाइट, आप बात कर सकते हैं अल्कलाइन टाइप का कुछ लिक्विड होता है, उससे फिल होता है ये, ठीक है। और इसमें बात कर रहे हैं जैसे यहाँ पे जो नाम आ रहा है आपका वो फ्रेटमा की बात हो रही है जो कि एनिलिड है, जो कि एनिलिड है, ठीक है। ये बाकी आप इसको कॉर्डेटा में और एक्निडर्म में भी ये पाया जाता है, एक्निडर्म और कॉर्डेटा में भी पाया जाता है। गॉट इट, यहां पे फिलहाल एनिलिड है। नाउ मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज अ मेन फीचर ऑफ, इसमें से अगर आप मेटामेयर का मतलब समझ लेंगे नाम का तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर आप मेटामेयर का मतलब समझ लेंगे तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। मेटामेयर का यहाँ पे मतलब होता है सेगमेंट। तो अगर आपको सेगमेंट का मतलब समझ में आ गया और आपको ये याद है कि मैंने आपको बताया था कि सेगमेंटेड कौन सा होता है, तो ये चीज़ अपने आप में ही क्लियर हो गई आपको। सेगमेंटेड होता है एनिलिड, तो आपको मालूम चल गया कि आपका आंसर जो है वो है एनिलिड, ठीक है। एंथ्रोपोडा भी कई बार होता है, लेकिन एंथ्रोपोडा बहुत एक्सेप्शनल केसेस में होता है। और जैसे आप कहते हैं कि एक्सेप्शंस डोंट मेक रूल, तो यहाँ पे कोई रूल नहीं है, लेकिन एनिलिड हमेशा आपको सेगमेंटेड मिलेगा।
अब जब हम बात कर रहे हैं फ्रेटमा लोकोमोशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सेटे होना चाहिए। इसको हम पूरे उस पर डिस्कस एक बार कर चुके हैं, आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ऑलराइट, यस, द आंसर इज राइट, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सेटे। Which of the following have the highest number of species in nature? ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ और मैंने आपको बताया था कि वो प्रजाति है जो कि 6 लेग्ड होती है, ठीक है, 6 लेग्ड होती है, और भी इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं। और इसके आपने जब मैंने आपको बताया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रजाति जो है वो इसी की पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जो नंबर्स हैं उसमें पाए जाते हैं, और मैंने पूरा आपको इन डेप्थ पढ़ाया है, ये हमने पूरा एक वीडियो उसके ऊपर किया है। और ये कौन सा है, ये आपको आई एम श्योर याद होगा, ये बात हो रही है इंसेक्ट्स की, राइट। इंसेक्ट्स में देखिए 6 लेग्ड है ना, आप कोई भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कहीं पे भी आप देख लीजिए, इनके 6 लेग्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेग्ड होते हैं ये। और ये बात हो रही है इंसेक्ट्स की। Which of the following is crustacean? Crustacean इनमें से कौन सा होता है? Crustacean अगर आप इनफैक्ट ये नहीं भी देखते हैं, अगर आप फूड चैनल्स भी देखते हैं तो आपने नाम सुना होगा, द crustaceans का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। अब ये बात हो रही है प्रॉन्स की, इसमें बेसिकली 10 लेग्ड होते हैं, एक्सोस्केलेटन होता है इनके ऊपर, एक्सोस्केलेटन होता है इनके ऊपर, 10 लेग्ड होते हैं, डेकोपॉड, डेकापॉड, ठीक है। और नाम हो रही है बेसिकली किसकी बात हो रही है? बात हो रही है प्रॉन्स की। सो द आंसर इज ए, प्रॉन्स। नाउ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन कॉकरोच, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन कॉकरोच इज बेसिकली हेमोसाइनिन होता है। अगर यहाँ पे ऑर्गन लिखा होता तो उसका का मतलब होता ट्रैकिया, ठीक है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन कॉकरोच जो है बेसिकली हेमोसाइनिन है। अगर जैसे मैंने कहा यहाँ पे ऑर्गन लिखा होता तो आप उसमें लिखते ट्रैकिया। नाउ एक्सोस्केलेटन ऑफ विच फाइलम कंसिस्ट ऑफ काइटिनस क्यूटिकल। काइटिनस क्यूटिकल बेसिकली एक्सोस्केलेटन की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको मालूम है आउटर एक्सोस्केलेटन होता है, इनर एक्सोस्केलेटन होता है, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा प्रो क्यूटिकल भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब बेसिकली जब आप बात कर रहे हैं काइटिन की तो यू नो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन, राइट, यू नो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन, प्रोटीन कवर की आप बात कर रहे हैं। और इनमें से किसके ऊपर होता है? बेसिकली एंथ्रोपोडा के ऊपर, ठीक है। एक्सोस्केलेटन ऑफ विच फाइलम कंसिस्ट ऑफ काइटिनस क्यूटिकल, प्रोटीन कवर जो होता है एक्सोस्केलेटन वो होता है एंथ्रोपोडास के ऊपर। लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स अकर इन, बेसिकली ये फिशेस में होता है लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन। इसमें आप कह सकते हैं कि एक तरह का सेंस ऑर्गन है जो कि लैटरल लाइन में होता है, जो कि हेड से स्टार्ट होता है फ्रॉम एंड गोज टिल द बैक, एंड इट इज नॉर्मली प्रेजेंट इन एम्फीबियंस एंड फिशेस, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज प्रेजेंट इन फिशेस। सो द आंसर इज डी, फिशेस। द लिम्बलेस एम्फीबियन, जिसका लिम्ब नहीं है उस एम्फीबियन को क्या बोलते हैं? उसको बेसिकली एक तो मैं आपको बता दूं, सिसिलियन को बिलोंग करते हैं ये, और इनको ब्लाइंड वर्म्स भी बोला जाता है, इनको ब्लाइंड भी बोला जाता है, ठीक है। और नाम हो रही है बेसिकली एक इक्थियोफिस की, इक्थियोफिस को ब्लाइंड भी बोला जाता है, और ये बिलोंग करते हैं सिसिलियन को। 4 चेम्बर्ड हार्ट किसमें प्रेजेंट होते हैं? जिसमें मैं आपको बता दूं बेसिकली जब हम बात करते हैं ह्यूमंस की, या हम बात करते हैं बर्ड्स की, या हम बात करते हैं अपनी, राइट, तो हम बात करते हैं बेसिकली 4 चेम्बर्ड हार्ट्स की। लेकिन रेप्टाइल्स में ये कम पाया जाता है, रेप्टाइल्स में नहीं होता। लेकिन एक प्रजाति है जिसकी 23 स्पीशीज़ ऐसी मिली हैं, जिसमें क्रोकोडाइल, घड़ियाल वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, एलिगेटर वगैरह, 23 स्पीशीज़ जो है उनकी फाइंड आउट हुई हैं। बेसिकली क्या होता है, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल की बात होती है, 1 वेंट्रिकल की बात हो रही है, ठीक है, नॉर्मली इन जनरल। तो यहाँ पे 23 स्पीशीज़ ऐसी मिली हैं। एक मिली है क्रोकोडाइल की, जिसमें बेसिकली 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं, मैमल्स की तरह और हम ह्यूमंस की तरह और बर्ड्स की तरह। तो बात हो रही है क्रोकोडाइल की, क्रॉक की। न्यूमैटिक बोन्स आर सीन एंड न्यूमैटिक बोन्स आर सीन इन एव्स। बेसिकली न्यूमैटिक बोन्स का मतलब क्या होता है? न्यूमैटिक बोन्स मैंने आपको पढ़ाया था, हॉलो बोन्स। हॉलो बोन्स काय में पाई जाती हैं? एव्स में, बर्ड्स में, जो कि उनके बेसिकली एवियन रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी हिस्सा होती हैं। ये किसका हिस्सा होती हैं? एवियन रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी हिस्सा होती हैं ये, ठीक है। और ये पाई जाती हैं
बर्ड्स में। और क्यों पाई जाती हैं ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। अब ये जब बात हो रही है प्रिंटेड साइंटिफिक नेम्स की, अब मैं आपको बता दूं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, हमने कई वीडियोस उसके ऊपर बात की है। कार्ल लाइनस फादर माने जाते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, हमने इसके बारे में भी डिस्कशन किया था। और मैंने आपको बताया था कि उन्हें टैक्सोनॉमी करके जो टर्मोलॉजी है, टैक्सोनॉमी मतलब क्या, तो नेमिंग, द आर्ट ऑफ नेमिंग है ना, जो साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं 2 पार्ट में दिए जाते हैं, ये आपको मालूम है। कोई भी आपने बरगद का पेड़ देखा हो, टाइगर देखा हो, आपने कोई भी प्लांट हो, एनिमल हो, उनके कोई ना कोई साइंटिफिक नेम ज़रूर होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी लैंग्वेजेस पूरी दुनिया में हैं, अगर हर जगह उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाएगा तो साइंटिस्ट बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप हर जगह स्थानीय लैंग्वेज से भाषा में उनको बुलाएंगे तो, राइट। तो एक साइंटिफिक नेम रख दिया गया है कि भाई फला चीज़ को फला ही यही बोला जाएगा, तो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को पता है कि ये चीज़ जो है वो इसी नाम से बुलाई जाएगी। तो उसमें 2 नाम होते हैं, एक साइंटिफिक नाम और जेनस का नाम, दोनों नाम जो है वो साथ में रखे जाते हैं। अब जेनस का जो नाम होता है मैं आपको इसमें बता दूं कि क्या किया जाता है, इस तरह से डिवाइड होता है, ठीक है। स्पीशीज़ होती है, स्पीशीज़ के ऊपर जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन एंड लाइफ, इस तरह से इसको हम डिवाइड करते हैं। तो जब बात हो रही है जेनस की, तो जेनस में हम क्या डिस्कशन करते हैं, जेनस में हम ये डिस्कशन करते हैं कि इसमें सबसे पहले जो है वो जेनस लिखा जाता है और हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इटैलिसाइज्ड वे में लिखा जाता है, इटैलिक्स में लिखा जाता है आपकी स्पीशीज़ का नाम या आपका साइंटिफिक नेम, स्पीशीज़ का नाम नहीं सॉरी, आपका साइंटिफिक नेम। तो मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती है जेनस लिखा जाएगा, आपको हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा, और फिर इटैलिक्स में लिखा जाएगा साइंटिफिक नेम, ठीक है। ये जो है इटैलिक्स में लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। तो अभी आपको क्लियर हो गया है कि सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, द ओनली द डैश इज कैपिटलाइज्ड, जेनस इज कैपिटलाइज्ड। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात हो रही है, ठीक है। In which of the following phyla the adult shows radial symmetry but the larva shows bilateral symmetry? अब इसमें मैं आपको बता दूं क्या होता है बेसिकली, इसका जो इनिशियल जो ग्रोथ फेज होता है, इनिशियल जो शुरुआती टाइम होता है, उसका जो फेज रहता है वो उस टाइम पे क्या दिखता है, उस टाइम पे वो बायलैटरल सिमेट्री दिखती है, मतलब और बड़े हो जाते हैं जैसे, तो इसमें अर्किन या स्टारफिश जो है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसमें फिर आपको रेडियल सिमेट्री दिखती है। नॉर्मली एक्वेटिक में होता है ये, और एक्वेटिक में बायलैटरल सिमेट्री मतलब इनिशियल फेजेस में आपको बायलैटरल सिमेट्री दिखेगी, लेकिन जब वो फुल ग्रोन अप हो जाएगा तो वो रेडियल सिमेट्री में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा, देखिए यहाँ पे रेडियल सिमेट्री दिख रही है ना आपको, बिल्कुल बीच में से है स्टारफिश या अर्किन्स, तो इसमें आंसर जो है आपका वो है एक्नियोडर्मेटा। ऑलराइट, नाउ इन मेजॉरिटी ऑफ हाई एनिमल्स एंड प्लांट्स डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब जब हम बात करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स की, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब इसमें ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती बिल्कुल भी, ठीक है। रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस भी नहीं हो सकती। तो सिंपल थिंग इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अपने आप में 2 अलग अलग प्रोसेसेस की बात हो रही है, एक्सक्लूसिव प्रोसेसेस की बात हो रही है, जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में देखे जाते हैं। तो आंसर इज C, growth and reproduction. All right? Now, 52. In multicellular organism, dash refers to the production of progeny processing features more or less similar to those of parents. अब इसमें क्या बात हो रही है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि आप और हम भी हैं, इसमें जब हम अपने पेरेंट्स की क्या कहलाते हैं, संतान या प्रोजनी, राइट। तो इसमें होता है कि हम में अपने पेरेंट्स का डीएनए है या कोई ना कोई हमारे फीचर्स जो है अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। तो उसी प्रोसेस की बात हो रही है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को सिंपल भाषा में कहा जाता है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। The sum total of all the chemical reaction occurring in body is known as, अब ये बहुत हेल्थ फ्रीक अगर बात करते हैं, आजकल अब हेल्थ फ्रीक लोगों की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि मुझे अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है या मुझे अपनी मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज करना है, या फला का मेटाबॉलिज्म रेट बहुत कम है इसलिए उसकी कैलोरीज वो ज़्यादा बर्न नहीं कर पाता, राइट। तो वट एवर द कैलोरीज वट एवर लाइक, क्या सिंपल सी भाषा में जो भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म का। और मेटाबॉलिज्म का रेट हर व्यक्ति का डिफरेंट होता है। तो आपको सिंपल भाषा में क्या समझना है, आप यहाँ देख रहे हैं तो केमिकल एनर्जी आप ये देख रहे हैं ना, मेटाबॉलिज्म बॉडी एनर्जी करेंसी जो है वो मेटाबॉलिज्म आप इस तरह से देख रहे हैं, राइट। आपने खाना कंज्यूम किया, केमिकल एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, हीट जो है आपने एक्सपेल की, उसके बाद केमिकल वेस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ठीक है। तो आपको योर द होल इन सब टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज मेटाबॉलिज्म।
द फंजाई भी बोलते हैं, फंगाई, फिलामेंटस, एग्ली एंड प्रोटेरियमा ऑफ मॉसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय, ये एक आप सिंपल सी बोल सकते हैं। इसको आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे एक चीज़ है तो उसमें डिवाइड होता जाएगा, ठीक है, ऐसे आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सिंपल सा क्या हो रहा है, ये डिवीजन हो रहा है। इसको आप क्या बोलते हैं सिंपल भाषा में, फ्रेगमेंटेशन। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ओके, नाउ Which of the following term is used to refer the number of varieties of plants and animals on earth? दुनिया में जब हम बात करते हैं, एक साथ जब हम बात करते हैं दुनिया में जो एनिमल की प्रजाति है उनकी अगर हम बात करते हैं, एनिमल, प्लांट्स, व्हाटएवर, जो पूरी डाइवर्सिटी है उसकी अगर हम एक साथ बात करना चाहें तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे इकोसिस्टम है, हमें मालूम है किसके लिए यूज़ होता है, राइट। लेकिन हम अलग अलग जो डाइवर्सिटी है लाइफ फॉर्म्स की दुनिया में, अगर हम उनकी एक साथ बात करना चाहें तो हम उनको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो ऑब्वियसली वी गॉट द टर्म बायोडाइवर्सिटी सी। ऑलराइट, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ICBN की। आपने टर्म ज़रूर सुना होगा, ICBN आपने कई जगह पढ़ा होगा, ICBN भी पढ़ा होगा, ICZN भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो बेसिकली ICZN स्टैंड करता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और ICBN स्टैंड करता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। तो बोटानिकल नोमेनक्लेचर के लिए है ये, आंसर इज ए। देखिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर का मतलब मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जैसे मैंने भी आपको समझाया था कि किसी भी प्लांट का, एनिमल का, किसी का भी आपको साइंटिफिक नेम देना होता है और आप उसको कैसे देते हैं, उसका जेनरिक नेम होगा, उसके साथ उसको स्पेशल जो है आप बेसिकली स्पेसिफिक एपिथेट दिया जाता है। इसमें यहाँ पे आपको समझा भी देती हूँ मैं। कॉमन नेम जैसे टाइगर है, ठीक है। जेनस जो है बेसिकली आपको मालूम है पैंथेरा जेनस का है, तो पैंथेरा का पी देखिए यहाँ पे कैपिटल है, जैसे मैंने आपको समझाया था, पैंथेरा लिखा आपने। और स्पीशीज क्या है या साइंटिफिक नेम क्या है, टिग्रिस, ठीक है। तो बेसिकली पैंथेरा टिग्रिस जो है वो साइंटिफिक नेम हो गया, ठीक है। स्पीशीज का नाम जो है टिग्रिस आ गया, पैंथेरा टिग्रिस जो है वो स्पेशल नेम हो गया, मतलब साइंटिफिक नेम हो गया उसका। तो आपको मालूम है टाइगर को दुनिया भर के साइंटिस्ट जो हैं वो किसके नाम से जानते होंगे, पैंथेरा टिग्रिस के नाम से, ठीक है। तो इसमें आपको मालूम है क्या है, नेम गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, ऑफ कोर्स नॉट। वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टेड ऑफ जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ऑफ कोर्स। 2 नेम्स 1 लैटिसाइज, पर ऐसा भी नहीं है। 2 नेम्स ऑफ सेम प्लांट, ये भी नहीं है। सो ऑफ कोर्स यू नो द आंसर इज बी। बेसिकली जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट जो दिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और किसने किया था इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत की थी या इसकी खोज जो थी टैक्सोनॉमी की, वो की थी कार्ल लाइनस ने, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू, अगर हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल पर्पस क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन का, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नहीं, ऑफ कोर्स हमें क्यों ज़रूरत है। ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नहीं, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट लाइन ऑफ सब्जेक्ट हो गया। नेम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नो। बेसिकली द इंपॉर्टेंट पार्ट वॉज कि हम पूरी दुनिया के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, बहुत छोटे छोटे ऐसे जीव आ जाएंगे जिन्हें हमें क्लासीफाई करना इंपॉर्टेंट था उनकी स्टडी के लिए। साइंटिस्ट को अगर उनको स्टडी करना था तो एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन में उनको पुट करना बहुत ज़रूरी था, तभी उनके बेसिक फीचर या उनके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो स्टडी किए जा सकते थे। और ये रीज़न है फेलिस्टेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अननोन ऑर्गेनिजम्स, ये रीज़न है डी, ठीक है। टैक्सन बेसिकली क्या होता है, टैक्सन मैं आपको बता दूं, टैक्सन एक कहते हैं आप एक तरह से जो क्लोजली रिलेटेड जो एनिमल्स होते हैं या क्लोजली रिलेटेड जो यूनिट्स होती हैं या जिनमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको जब एक ग्रुप में आप क्लासीफाई करते हैं तो उसको हम टैक्सन बोलते हैं, ठीक है। मतलब उनमें बेसिकली कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो बाकी किसी और में नहीं पाए जाएंगे। एक जो टैक्सन में जो जितने जानवर हैं उनमें एक कुछ ना कुछ सिमिलर कॉमन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सो द आंसर इज डी, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। नाउ अगर हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की, तो सिस्टमैटिक रिफर्स टू आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, बेसिकली ये गलत है, देयर रिलेशनशिप होना चाहिए, and their relationship, different kind of organisms and their classifications। तो आंसर जो है इसकी वो है ये डाइवर्सिटी। सबसे ज़्यादा बात जब हम करते हैं सिस्टमैटिक्स में तो हम बात करते हैं, सिस्टमैटिक्स में बात होती है डिफरेंट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी जो है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड देयर रिलेशनशिप, उसके बारे में हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिक्स में। तो द आंसर इज सी। ऑलराइट, इसके साथ आ गए हैं हम एंड पे, हमने ख़त्म कर लिया है अपना क्या
हमने इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस ख़त्म कर लिए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, पढ़ने में अच्छा लगा होगा, समझ में भी आए होंगे क्योंकि हमने एनिमल किंगडम इतनी गहराई में पढ़ा है, तो आपको क्लियर भी हुए होंगे। अगर कोई डाउट है, डाउट होने से पहले मतलब मेरा मतलब है कि पूरा एनिमल किंगडम एक बार पढ़ लो, जाके पूरे वीडियोज़ एक बार देख लो। पूरे नहीं भी देख पाओ तो जितने देख सकते हो, जितने आज हमने चर्चा की कम से कम उतने देख लो। तो कम से कम ये जो किसको बोलते हैं ना, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, जो समझ में नहीं आ रहा, वो कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा पूरी तरह। कैसे देखना है, जाओगे मैग्नेट ब्रेन्स पे, magnetbrains.com पे, उसमें हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी कोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। ओलंपियाड सेलेक्ट करना है, ओलंपियाड पे यहाँ आओगे, वॉच नाउ पे जाओगे, वॉच नाउ पे क्लिक करना, और वॉच नाउ पे जैसे वॉच ऑल वीडियोस में देखो प्लांट एंड एनिमल किंगडम दिख रहा है ना, इसमें वीडियोस हैं, 90 लेक्चर्स हैं, इसमें से जो भी वीडियो पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, उसको खोलो। इस तरह से वो ओपन होगा। इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे तो रोक सकते हैं, वट एवर लाइक यू वांट टू डू विद इट, यू कैन डू इट, राइट। आपको और देखना है तो और भी देख सकते हैं, मोर वीडियोस के भी ऑप्शन है। इसके साथ हम आ जाते हैं, इसी तरह आपको मालूम है एंड पे, और इसके साथ आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे बिल्कुल इसी तरह हमको जाना है। यूट्यूब पे आपको क्या करना होता है, बिल्कुल हमारे चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, जितने रेगुलर अपडेट्स हैं वो हमारे फेसबुक पे और इंस्टा हैंडल पे तो आपको मिल ही जाएंगे। ये चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। ये भी चीज़ क्लियर है। अब कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो पहले बता देना मुझे, ताकि जब हम एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे तो ये आप पहले अच्छे से कर लीजिए। एडवांस लेवल जब हम करेंगे तो वो थोड़ा सा हायर एडवांस लेवल होगा, जाहिर सी बात है, नाम ही एडवांस है ना उसका, तो हायर लेवल का होगा तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एनिमल किंगडम एक बार बढ़िया से पढ़ लेना दोबारा से, ठीक है। सो नाउ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन। तब तक हम मिलेंगे अगली बार, और आपको रखना है अपना ख्याल, आपको करनी है पढ़ाई बहुत अच्छे से, और यू हैव टू बी हैप्पी एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड। थैंक यू सो मच।